नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ईरान युद्ध विराम में एक बार फिर पलीता लग गया है। 20 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के दस्तखत से जिस सीज फायर का ऐलान हुआ था, उस सीज फायर को धता बताकर अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमले के दावे किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी बहरीन, कतर और कुवैत के अमेरिकी ठिकानों समेत 80 से ज्यादा जगहों पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी जेट से हुई बमबारी का जवाब देने के लिए ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई गई, ड्रोन हमले किए गए। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि तेहरान से समझौता खत्म हो गया है, हम और बड़े हमले करेंगे। ईरान ने भी अपने तेवर के साथ जवाब दिया है कि ट्रंप की धमकी और धौंस के सामने न तो हम झुके हैं न झुकेंगे। अमेरिका इस हमले का अंजाम भुगतेगा। यह सब तब हुआ जब अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की अंतिम यात्रा अंतिम मुकाम पर है। खामेनी के जनाजे का जुलूस जब ईरान के कई शहरों से गुजरता हुआ वहां के धार्मिक शहर कोम से निकलकर इराक के नजफ और करबला पहुंचने वाला था, तभी ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी की खबरें आने लगी थी। जब तक खामेनी का जनाजा इराक पहुंचा, तब तक ईरान की तरफ से भी अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए जा चुके थे। यानी मातम के बीच भी ईरान अमेरिका को जवाब देने से चूका नहीं। ईरान और इराक से आई ये तस्वीरें गवाह है कि खामेनी की अंतिम यात्रा में किस कदर भीड़ उमड़ी है। इस भीड़ से ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगते रहे और अमेरिका को संदेश भी दिया जाता रहा कि वेस्ट एशिया में अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। ट्रंप की सनक को चुनौती देती ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो गई। ताबूत में कैद खामेनी का बेजान जिस्म, उन्हें आखिरी अकीदत पेश करने के लिए उमड़े हजारों लाखों की तादाद में लोग, अमेरिका के खिलाफ गुस्से का इजहार करती भीड़, और इन सब के बीच ईरान के अलग अलग इलाकों में अमेरिकी लड़ाकू विमानों से बरसते बम। ट्रंप का ऐलान कि सीज फायर खत्म, तो क्या एक बार फिर जंग के आसार बन रहे हैं? ये सवाल फिर कौंधने लगे। खामेनी का जनाजा आज वापस ईरान पहुंचने वाला है या पहुंच चुका होगा। आज ही देर शाम मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाना है। जब पूरा ईरान अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे का हिस्सा बनने के लिए मातम में डूबा था, तब ईरान पर अमेरिकी हमले हुए और मातम की तस्वीरों के बीच ईरान के कई इलाकों से बम और बारूद बरसने की तस्वीरें भी आई। आज खबर यह भी आई कि ईरान के मशहद में जहां खामेनी को सुपुर्दे खाक किया जाना है, वहां जाने के रास्ते पर बम और बारूद बरसाए गए। आईआरजीसी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका खामेनी की अंतिम यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहता है, खलल डालना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार ने इन हमलों के बाद अमेरिका से बदला लेने की चेतावनी दी है। इस बीच ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर साउथ ईरान के कुछ हिस्सों पर अमेरिकी बमबारी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि ये कल जहाजों पर ईरान की बमबारी का जवाब है। अगर ऐसा फिर हुआ तो जवाब इससे कहीं ज्यादा कठोर होगा। जवाब में ईरानी स्पीकर गलीवाफ ने आज सुबह एक्स पर लिखा कि अमेरिका अब भी ये नहीं समझ पाया है कि धमकाने और अपने वादे तोड़ने की अब कोई कीमत चुकाए बिना उसके पास कोई गुंजाइश नहीं रही। गलीवाफ ने लिखा कि अगर तुम हमला करोगे तो जवाबी हमला भी झेलोगे। बेवजह हाथ पांव मत मारो, वरना और गहरे दलदल में धंस जाओगे। हॉर्मुज अमेरिकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानियन अरेंजमेंट के तहत ही खुलेगा। यानी हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर जंग के हालात बन रहे। दोनों देशों के बीच इस नए टकराव की शुरुआत तब हुई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, मिसाइल या रॉकेट से। इनमें एक कतर का एलएनजी टैंकर, दूसरा सऊदी के झंडे वाला कच्चे तेल का टैंकर शामिल था। घटना के बाद जहाजों में आग लगने और समुद्री सुरक्षा अलर्ट होने की खबरें आई। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हमले ईरान की आईआरजीसी की तरफ से किए गए। हालांकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा कि कुछ जहाजों ने ईरान की तरफ से निर्धारित मार्ग और चेतावनियों की अनदेखी की। अमेरिका ने इस घटना को युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताते हुए ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू कर दिए। साथ ही ईरान को तेल बेचने का जनरल लाइसेंस भी रद्द कर दिया। इस हमले के बाद कई तेल और गैस टैंकरों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ने की बजाय वापस लौटना शुरू कर दिया। वैश्विक तेल बाजार में तेज उछाल आया। समुद्री बीमा प्रीमियम बढ़ गए। ट्रंप ने एक बार फिर खार्क द्वीप पर कब्जे की धमकी भी दे दी। अब सवाल यह है कि सीज फायर खत्म होने के ऐलान के बाद अब संघर्ष विराम क्या पूरी तरह से टूट गया है या टूट जाएगा? क्या एक बार फिर पहले की तरह जंग शुरू हो सकती है? क्या एक बार फिर दुनिया उसी अनिश्चितता के भंवर में फंस सकती है या फंस जाएगी जहां से निकलने में उसे कई हफ्तों लगे थे? क्या एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी या छूने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन है, अमेरिका या ईरान? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, बॉबी नकवी। बॉबी नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे दर्शक जानते और पहचानते हैं कि बॉबी नकवी साहब
लंबे अरसे तक, लगभग 25 सालों तक दुबई में रहे, गल्फ न्यूज के लंबे अरसे तक एडिटर रहे और वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट के तौर पर अक्सर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाता हूं और एक ऐसे जानकार के तौर पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं जो वहां की घटनाक्रम पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और जब मैं पहला सवाल पूछूं उससे पहले अभी अल जजीरा पर एक खबर देख रहा हूं जिसमें ईरान की तरफ से कहा गया कि ये अमेरिकी हमले में 14 ईरानी मारे गए हैं और 78 लोग घायल हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। यह भी कहा गया कि जनाजे को डिस्टर्ब करने के लिए या कहें खलल डालने के लिए अमेरिका ने यह सब किया और आज ही सुपुर्द खाक किया जाना है शाम को, भारतीय समय के अनुसार शाम को, सुप्रीम लीडर खामेनेई को। तो पहला सवाल कि कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को बॉबी नकवी साहब, और यहां से फिर क्या आसार बन रहे हैं? जी अजीत जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम और बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने के लिए। देखिए, ये जो 2 दिन के जो घटनाक्रम है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, 2 दिन में करीब करीब जो है 170 ईरानी ठिकानों पे हमले हुए हैं अमेरिका के। जो अभी नंबर्स आ रहे हैं, अभी जो कैजुअल्टी फिगर्स आ रहे हैं, 14 लोग मारे जा चुके हैं, 70 के ऊपर घायल हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज हुआ है, इंक्लूडिंग जो तेहरान और मशहद का जो रेल लिंक था उसको भी डैमेज किया गया है। ये लिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों शहरों के बीच में करीब करीब 900 किलोमीटर का फासला है, का डिस्टेंस है। लेकिन आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस रेलवे लिंक की आज बहुत अहमियत है क्योंकि करीब 2 बजे लोकल टाइम पे वहाँ पे उनकी फ्यूनरल होनी है खमैनी साहब की। जो अभी बॉडी उनकी कॉफिन जो है उनका इराक़ में है, वहाँ से वो मशहद ले जाया जाएगा। अब देखना ये है कि इससे जो लोग तेहरान से जाने वाले थे मशहद फ्यूनरल में, उसमें कितना डिस्टर्बेंस होता है। हालांकि ईरानियन अथॉरिटीज़ जो भी बता रही हैं कि वहाँ पे वो उसको रेलवे लिंक को ठीक करने में लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश है कि ठीक हो जाए। ये जो बड़ा जो इवेंट चल रहा है जो 5-6 दिनों से फ्यूनरल का, उसके बीच में ये नया घटनाक्रम जो शुरू हुआ है वो उसकी शुरुआत तब हुई है जब ईरान ने कहा कि उन्होंने कुछ जहाज़ों पे हमले किए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। वो जहाज़ ईरान की इंस्ट्रक्शन मानने से इनकार कर रहे थे। इसलिए देखिए, इन सब की जो जड़ है, मैं शुरू से आपके प्रोग्राम के थ्रू और दूसरे चैनलों पे मैं एक ही चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ कि सारे जो डिस्प्यूट है वो सिमट के सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आ गया है। और ईरान ये चाहता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से अपना कंट्रोल करना चाहता है। वो ये चाहता है कि ईरान डिसाइड करे कि कौन से जहाज़ किस कॉरिडोर से अंदर आएंगे, किस कॉरिडोर से बाहर जाएंगे, और वो डिसाइड करेगा कि इसका जो पूरा जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और बाय एक्सटेंशन पर्शियन गल्फ का, वो ईरान के द्वारा डिसाइड होगा और कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग ओमान। आपको याद होगा कि ओमान ने कुछ कोशिश की थी यूनाइटेड नेशंस के साथ मिल के, जो वहाँ पे नाविक और जो शिप्स वहाँ पे स्ट्रैंडेड है पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास उनको निकालने की। लेकिन ईरान ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनको वो ईरान डिसाइड करेगा कि कैसे उनको बाहर निकलने दिया जाएगा। कुल मिला के देखिए, बात यहाँ पे इसकी ये जो लेटेस्ट जो इंसिडेंट है, ये जो घटनाक्रम है पिछले 48 घंटे का, वो उसकी जो जड़ है वो MOU है जो ईरान और अमेरिका के बीच में साइन हुआ था। उस MOU में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले को बाद में डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया गया था। उसकी जो लैंग्वेज थी वो ये कहती है कि साहब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे कंट्रोल होगा, वो ईरान और ओमान मिल के एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड करेंगे। जो घटनाक्रम शुरू हुए हैं पिछले 48 घंटों में,
उसकी जड़ जो है, मेरा ये मानना है कि वो एमओयू है, क्योंकि उस एमओयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो है बाद के लिए टाल दिया गया था। हालांकि उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि 60 दिनों के लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देगा और अमेरिका अपना जो नेवल ब्लॉकेड है वो हटा देगा। शुरुआती दौर में तो ऐसा हुआ, लेकिन ये 48 घंटे पहले ईरान ने अचानक कुछ जहाज़ों पे हमला किया। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये जहाज़ हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे थे। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा अजीत जी, ईरान का सबसे बड़ा जो डेटरेंट है, सबसे बड़ा जो लेवरेज है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। उसको किसी भी हालत में उसके ऊपर वो काबिज रहना चाहता है और यही सबसे बड़ा एक इशू बन के रह गया है। अमेरिका को ये बखूबी मालूम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ट्रैफिक पूरी तरह से बहाल नहीं होगा तो ये उनके लिए, अमेरिका के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, रीजनल इकोनॉमी के लिए और आगे के लिए वो बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। इसीलिए जब ईरान ने हमला किया उन जहाज़ों पे, उसके पलट में अमेरिका ने काफ़ी तेज़ी से हमले किए हैं। 2 दिनों में 170 ठिकानों पे किए हैं, जिसमें जो पर्शियन गल्फ की जो पूरी जो कोस्ट लाइन है ईरान की, उसके ऊपर कई जगह पे, कई आइलैंड्स पे, इंक्लूडिंग बुशेर पे जहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे हमला किया है। अब ये हालात बहुत तेज़ी से बदल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एमओयू चलेगा, क्या ये सीज फायर चलेगा? देखिए, ये बहुत मुश्किल है इस वक्त इस बात का जवाब देना। हालांकि अगर अगले कुछ घंटों में ये फ्यूनल हो जाने के बाद हो सकता है कि कोई ईरान का डिटेल में ऑफिशियल स्टेटमेंट आए और कुछ डेवलपमेंट्स हुए। जी। अब एक सवाल है जो आपने भी कहा, हमने अपनी भूमिका में भी कहा कि भाई ये पहले एमओयू में तय हुआ था कि 60 दिन तक वहां फ्री नेविगेशन होगा और उसके बाद जो भी व्यवस्था होगी उस पर बात होती रहेगी। लेकिन अभी 20 दिन हुए और उसके बाद अगर ईरान की तरफ से 3 तेल टैंकरों पर हमले होते हैं, उसमें कतर का भी है, सऊदी का झंडा वाला है, एक और कोई, तो भाई ये तो ईरान ने उस अरेंजमेंट को तोड़ा कि उस पर अटैक किया। अमेरिका ने उसके बाद, एक लंबी लिस्ट है, बंदर अब्बास, चाबार, सीरिक, बुशेर, ईरान शहर, लवान, केशम। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर तो ये है कि ईरान पर भी ये इल्जाम है ना कि ईरान कुछ भी किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। जो जैसे आज मैं देख रहा हूं स्टेटमेंट जो आया है गलीवाफ का, उन्होंने कहा कि ईरान के अरेंजमेंट वहां कायम रहेंगे, ईरानियन अरेंजमेंट के तहत ही हॉर्मुज खुलेगा। इसका मतलब ये मामला इतना पेचीदा ईरान की तरफ से भी बना दिया गया है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, प्राइमा फेसी जो लेटेस्ट राउंड ऑफ एस्केलेशन है उसमें ईरान की भी जिम्मेदारी है। ईरान की जिम्मेदारी ये थी कि 60 दिनों तक ये पूरा नेविगेशन जो है, फ्री नेविगेशन को इंश्योर किया जाना था दोनों पार्टी द्वारा। उसमें ईरान का प्राइमा फेसी जो है अभी वायलेशन दिखाई देता है। अब ये वायलेशन क्यों हुआ, और वो भी ऐसे टाइम पे हुआ जब पूरी कंट्री एक खामेनी साहब के फ्यूनरल में बिजी है। पिछले 5-6 दिनों में वो फ्यूनरल चल रहा है। करीब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, सीनियर डेलीगेट्स आए हैं। तो ऐसे मौके पे ये एस्केलेशन बहुत ही ख़तरनाक है। आज दोपहर में उनकी फ्यूनरल होनी है। उस फ्यूनरल के बीच में ये एस्केलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसमें अब आगे ये देखना है। देखिए, खास बात ये है कि जैसा आपने कहा कि वो जो 2 टैंकर हैं उसमें से एक टैंकर कतर रजिस्टर्ड टैंकर है, दूसरे में सऊदी फ्लैग लगा हुआ था, मगर ये नहीं मालूम, इसकी जानकारी अभी नहीं है कि वो सऊदी रजिस्टर्ड है या नहीं है। बहरहाल, ईरान, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी
जो मंशा है, एक मिनट, एक मिनट, आपको पास जानकारी है, करेक्ट कीजिए। खबरें भी आई कि वो ओमान के वाटर की तरफ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इस पर भी ईरान रिएक्ट किया कि आपको ईरानियन अरेंजमेंट, मतलब ईरानियन वाटर से निकले। इसको लेकर भी कुछ हुआ? देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि इससे पहले ओमान और यूनाइटेड नेशंस इसकी कोशिश कर चुके हैं कि जो जहाज, जो नाविक वहां पे फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, उनको निकालने की कोशिश की गई ओमान की तरफ से। तो उस पे ईरान ने कहा कि ये अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते, ये हम डिसाइड करेंगे कि ये जहाज कहाँ से और कब निकाले जाएंगे। मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट जो ट्रिगर है, जो प्रोवोकेशन है, वो इसीलिए शुरू हुआ चूंकि ये जहाज जो है वो ओमान का कॉरिडोर, देखिए जैसा मैं पहले बता रहा था, ये दो कॉरिडोर जो हैं, ये लड़ाई उन्हीं कॉरिडोर्स को आके सिमट गई है। ईरान उस कॉरिडोर पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना 100% कंट्रोल चाहता है। हालांकि इससे पहले वो कह चुका है कि जो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ट्रैफिक का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो ओमान से मिलकर तय करेगा। लेकिन ऐसे टाइम पे ये जो 60 दिन है उस पे इनका ये कहना, और इस बात का इंडिकेशन जो मोहम्मद गालिबाफ साहब हैं उन्होंने भी किया कि ईरान तय करेगा कि ये 60 दिनों में भी जो ट्रैफिक आए जाएगा वो कैसे आ जाएगा, इसका जो है इसकी वो ईरान डिसाइड करेगा। तो मेरे ख्याल से ये इमीडिएट जो ट्रिगर है, ये यही ट्रिगर है। और इसी वजह से ईरान ने ऐसे मौके पे, जब वो खमेनी साहब की फ्यूनरल चल रही है, ऐसे मौके पे ये टैंकरों पे हमला किया है। और उनमें से एक टैंकर जो कतर का है, जिससे कि रिश्ते अभी भी ईरान से उतने खराब नहीं हैं। तो ये मेरे ख्याल से यही एक वजह है जो मुझे समझ में आती है। अब आगे ये देखना है कि ये फ्यूनरल के बाद इसमें क्या आज रात को फिर अमेरिका एक और राउंड की स्ट्राइक्स करता है या इसमें कमी आती है। ये स्ट्राइक्स अगर आज रात भी चलती हैं अजीत जी, तब हमें यह मानना पड़ेगा कि ये एस्केलेशन फिर बढ़ता जाएगा और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि इस एमओयू को वापस जो है पटरी पे लाने के लिए इसमें काफी दिक्कतें पैदा होंगी। जी। तो जो स्थिति बनी सीज फायर के दौरान, एक कहें तो सेफ नेविगेशन शुरू हुआ, तेल टैंकर्स आने लगे, भारत के भी शायद 14 या 16 टैंकर्स आए। तेल में कल परसों की स्थिति तो ये थी कि लोएस्ट लेवल पर 6 महीने में चला गया कच्चा तेल, मेरे ख्याल से $67 पर बैरल था परसों शायद। और उसके बाद फिर ये 24 घंटे में स्थितियां बदली। कल तो बाजार की स्थिति देख रहे थे। तो इसका मतलब कि ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस एमओयू को ऑनर करे या उसकी रेस्पेक्ट करे। ये नहीं हो सकता कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हर समय अगर अपनी मनमानी करेंगे तो फिर स्थितियां फिर वैसे ही वापस लौटेगी। जी बिल्कुल। देखिए, जो हम लोग, कई एनालिस्ट ने इस बात को पॉइंट आउट भी किया था कि उसमें काफ़ी जो लैंग्वेज है एमओयू में, उसमें ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी में चीज़ों को जो है डिसाइड करने की कोशिश की गई थी। जो बड़े मुद्दे हैं, जो मोटे मुद्दे हैं, जो फौरी तौर पे जिस पे डिसाइड होना चाहिए था, उन बातों पे डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है। भाई, अगर आपने ये डिसाइड किया था कि 60 दिनों तक वहाँ पे नेविगेशन फ्री होगा और उसके बाद फिर आपने वहीं उसके साथ ये भी डिसाइड किया कि साहब ईरान और ओमान बाद में डिसाइड करेंगे, तो जो 60 दिनों तक जो फ्री नेविगेशन होना था उसके लिए भी डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए था। और ये क्लियरली वो करना चाहिए था कि भाई ये 60 दिनों के लिए जो नेविगेशन होगा, ये इसको कौन रेगुलेट करेगा। भाई, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी या रेगुलेटिंग एंटिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके पे ये वॉर का टाइम है और ये 60 दिनों का जो सीज फायर हुआ उसमें भी ये बात क्लियर होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से ये दोनों साइड्स का ये फेलियर है कि इस चीज को राइटिंग में क्लियरली नहीं किया गया। और मैं यहां तक कहूंगा कि अगर ये राइटिंग में नहीं था तो ये ईरान की भी जिम्मेदारी थी कि ऐसे टाइम पे जब ये डिसाइड हुआ था कि नेविगेशन फ्री होगा, तो उस टाइम फिर इन टैंकरों पे अटैक नहीं होना चाहिए था।
भले ही वो दूसरे मैकेनिज्म, दूसरे लीवर्स इस्तेमाल कर सकते थे। खास तौर पे अगर वो टैंकर कतर रजिस्टर्ड था तो वो कतरी अथॉरिटीज से बात करके और वो टैंकर को वापस भेजा जा सकता था। ये हमला करने से देखिए जो एस्केलेशन हुआ है, ये एस्केलेशन बहुत खतरनाक है और इसमें चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। जी हम्म। तो इसका मतलब अब ये जिम्मेदारी दोनों देशों की है। अमेरिका की तो है ही। अमेरिका की सनक थी कि 28 फरवरी को जिस तरह से हमले हुए और खामेनेई साहब समेत उनके तमाम लोगों को वहां मार दिया गया, टारगेटेड किलिंग हुई। लेकिन उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद दोनों तरफ से कई दौर की बातचीत के बैक चैनल के बाद पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, तुर्की और तमाम उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचे बहुत खींचतान के बाद। अब उस 60 डेज के एमओयू को 20 दिन हुए और उसके बाद ये नतीजा आया। अब जो आशंकाएं हैं आपकी अपनी जगह है। इस बीच ट्रंप के बयान है, मैं देख रहा हूं जो बाहर के अखबारों में, विदेशी अखबारों में, उसमें ट्रंप उसी तरह से फिर से वापस उसी तरह से धमका रहे हैं। ईरानियन को गालियां भी दे रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि हम जो वहां के पावर प्लांट्स हैं उसको उड़ा सकते हैं, उस पर हमला करेंगे। जो डीजल प्लांट हैं उस पर अटैक कर सकते हैं, कार पर कब्जा करेंगे। तो क्या अमेरिका मतलब क्या कहें इसको, किस तरह से देखें कि अमेरिका के सामने मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी टांग कहें, उसकी गर्दन फंसी है कि उसको कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, वो मजबूरी में ये कर रहा है, या कैसे देखें इसको? देखिए, ये सब मामला समझने से पहले हमें ये जानना होगा, क्लियरली ये समझना होगा कि ईरान की इसमें मंशा क्या है, वो क्या चाहते क्या है, ठीक है, और क्यों उन्होंने ये टैंकर्स पे अटैक करने का इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा रिस्क उठाया, ये जानते हुए कि अभी वो फ्यूनरल चल रहा है और पूरी कंट्री उसी में ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे टाइम पे किसी भी किस्म का एस्केलेशन जो है वो ठीक नहीं होगा। ये क्यों ये रिस्क उठाया? उसकी वजह ये है कि ईरान ये चाहता है कि ना सिर्फ रीजनल कंट्रीज बट इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ईरान का, जो ईरान ये समझता है कि ईरान का जो राइट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उस चीज का रिकॉग्निशन चाहता है और उस रिकॉग्निशन के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यही एक वजह है कि ना वो ओमान की बात सुनेगा, ना वो ये बात, ना कतर की बात सुनेगा, ना कोई दूसरी कंट्रीज की बात सुनेगा। तो ये जो रिस्क है, इस रिस्क के पीछे यही एक मंशा है कि रीजन और खास तौर पर से जो रीजन की जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो और इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग अमेरिका, नेटो, दूसरी मल्टीलैटरल एजेंसीज, वो सब ईरान का राइट रिकॉग्नाइज करें। वो ये कहते हैं नेचुरल और सोवरेन राइट ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उस राइट का वो रिकॉग्निशन चाहते हैं। तो यही एक वजह है कि बावजूद इसके कि उन्होंने कमिट किया था कि साहब एमओयू में 60 दिन तक फ्री नेविगेशन होगा, बावजूद इसके वो अपनी, ईरान इस जिद पे अड़ा है कि अगर फ्री नेविगेशन भी होगा तो वही डिसाइड करेगा कि किस कॉरिडोर से जहाज आएंगे और किस कॉरिडोर से जहाज जाएंगे। अब देखना यह है कि अमेरिका के पास आगे और क्या ऑप्शन बचते हैं। चलिए, अमेरिका ने टिपिकली वैसे ही रिस्पॉन्ड किया है जैसा इससे पहले किया है। अमेरिका ने बहुत ही बड़े लेवल पे अटैक्स ईरान के ऊपर किए हैं। हालांकि वो मेन लैंड पे यानी इनलैंड में बहुत ज्यादा अंदर नहीं गए हैं। ज्यादातर जो अटैक्स हुए हैं, ये 170, वो कोस्ट लाइन के आसपास हुए हैं। सिर्फ एक वो रेलवे ब्रिज को छोड़ के, जो कि करीब 900 किलोमीटर वहां से अंदर है। तो देखना यह है कि क्या अब ईरान के अंदरूनी इलाकों पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अमेरिका अटैक करेगा, या अपने बैक डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इसको, मामले को ठंडा करने की कोशिश करेगा। ये हमें देखना है। जी चलिए, तो हम भी देखते हैं, इंतजार करते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या होता है। आज की रात बहुत अहम है क्योंकि खामेनेई के सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद रात में क्या होता है, क्या अमेरिका
कोई हमला करता है, या अगले 24-48 घंटे में ईरान फिर किसी तेल टैंकर पर अटैक करता है, फिर अमेरिका रिटेलिएट करता है, क्या होता है, इस पर हमारी नजर होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।